गरीब बहू का खुले खेत वर्सेस अमीर बहू का एसी वाली छत पर खाना। रामलाल और शारदा गांव में अपने दोनों बेटों के साथ रहा करते थे। कभी रामलाल और शारदा अपने बड़े और गरीब बेटे बहू के खेत में बने छोटे से घर में रहा करते थे, तो कभी छोटे अमीर बेटे बहू के बड़े आलीशान घर में रहा करते थे। आज रामलाल और शारदा अपने गरीब बेटे बहू के साथ होते हैं, जहां अनन्या खेत में चिलचिलाती धूप में घर के बाहर चूल्हा जला रही होती है। हे भगवान, आज कितनी तेज धूप है। ये गर्मी तो हर दिन थोड़ी थोड़ी करके इतनी बढ़ गई है कि अब तो चमड़ी भी झुलसने लगी है। बहू, आज घर के अंदर बैठकर रसोई क्यों नहीं बना लेती? नहीं पिताजी, अगर मैं घर के अंदर रसोई बनाऊंगी तो पूरा घर चूल्हे की आंच से और ज्यादा गर्म हो जाएगा। अनन्या तेज धूप और चूल्हे की आंच बर्दाश्त करते हुए खेत में ही खाना बनाती है और अनन्या, अरुण, रामलाल और शारदा को घर के अंदर खाना परोसती है और खुद हाथ पंखे से तीनों को हवा करने लगती है। कितनी अच्छी बहू मिली है हमें। खुद गर्मी में तप जाती है पर हमें गर्मी ना लगे इसलिए घर के अंदर रसोई नहीं बनाती, और अब हम खाना खा रहे हैं तो हमें गर्मी ना लगे इसीलिए हाथ पंखे से हवा भी कर रही है। और माँ अनन्या मेरी खेत में भी कितनी मदद करती है। खेत का आधा काम तो अनन्या ही संभालती है। हमारी गरीब बहू खुले खेत में खाना बनाना भी जानती है और खाली खेत को हरी भरी फसलों से भरना भी जानती है। हमें गर्व है अपनी बड़ी बहू पर। अरे अब बस भी कीजिए आप लोग, और कितनी तारीफ करेंगे मेरी। खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, अच्छे से खाना खाइए। अनन्या गरीब जरूर थी पर अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती थी। अनन्या खेतों में अपने गरीब पति अरुण की मदद करवाती थी और खुले खेत में मिट्टी के चूल्हे पर खाना भी बनाती थी। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू श्रुति अपने बड़े घर की रसोई में आती है। उफ, बहुत गर्मी लग रही है। इस गांव में इतनी गर्मी होती है क्या? आज इस तेज गर्मी में तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, पर आइसक्रीम तो गांव में मिलेगी और गांव तक कौन जाएगा? ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं, बस डिलीवरी चार्ज ही तो लगेगा। इतना कहकर श्रुति ऑनलाइन आइसक्रीम बुक करने लगती है। डिलीवरी चार्ज 500 रुपए है, पर मुझे धूप में बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा। श्रुति ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर करती है। कुछ घंटों में डिलीवरी बॉय श्रुति की आइसक्रीम लेकर उसके घर के दरवाजे पर पहुंचता है। मैम, गांव में आते हुए मैंने देखा आपके घर से थोड़ी दूर पर एक आइसक्रीम वाला है, फिर भी आपने शहर से आइसक्रीम क्यों ऑर्डर किया? क्योंकि हमारे गांव में कोई ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करवाता। मैम, आप अपने गांव से ही आइसक्रीम ले सकती थी, आपके काफी पैसे बच जाते। पैसों की कमी तुम जैसे गरीबों के पास है, मुझ जैसे अमीर के पास नहीं। मैं क्यों इतनी धूप में घर से बाहर निकलूं? तुम आइसक्रीम दो और जाओ। श्रुति आइसक्रीम लेती है और हॉल में एसी चालू करके टीवी देखते हुए आइसक्रीम खाने लगती है। अरे वाह, क्या आइसक्रीम है, मजा आ गया। ऐसा करती हूँ, आज रात का खाना भी ऑनलाइन ही मंगा लूंगी। ऐसी शाम हो जाती है। श्रुति अपने घर की रसोई में फोन लिए खड़ी होती। आज अपनी खाने में अपनी फेवरेट जलेबी, थोड़े दही बड़े, पनीर, नान और साथ में मशरूम की सब्जी मंगवा लेती हूँ। इतना कहकर श्रुति ऑनलाइन अपनी मनपसंद खाना ऑर्डर करती है। ये सब तो मैं घर पर भी बना सकती थी, पर इतनी गर्मी में कौन इस रसोई में चले। आराम से बाहर से ऑर्डर करके खा लूंगी और नीरज को भी खिला दूंगी। 5000 रुपए में मस्त घर बैठे डिनर हो जाएगा। थोड़ी देर में शहर के रेस्टोरेंट से डिलीवरी बॉय श्रुति का ऑर्डर लेकर आ जाता है। श्रुति सारा खाना प्लेट में सजाती है। वहीं नीरज और श्रुति डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं। नीरज पहला निवाला खाता है। श्रुति, आज तो खाना बड़ा टेस्टी बना है। तुम्हें पता है ये खाना बनाने में मुझे कितनी तकलीफ हुई है? घंटों पसीने में रसोई में खड़ी थी, तब जाकर इतना टेस्टी खाना बना है। श्रुति, क्या सच में ये खाना तुमने बनाया है? क्योंकि खाना तो तुम बना सकती हो, पर ऐसा खाना तुम नहीं बनाती हो। सच सच बताओ, तुमने बाहर से खाना मंगवाया है ना? जब पता है तो पूछते क्यों हो? हाँ, खाना मैंने बाहर से मंगवाया है। श्रुति, तुमने कल भी बाहर से खाना मंगवाया था। जब तुम खाना बना सकती हो तो तुम्हें रसोई में खाना बनाया करो। जिस दिन तबीयत ठीक ना हो उस दिन बाहर से मंगा लिया करो। अरे भाई, शहर से गांव तक ऑर्डर लेकर आने में जितने का खाना नहीं होता उससे ज्यादा की तो डिलीवरी लग जाती है। तो क्या हुआ, मुझे रेस्ट तो मिलता है ना। मेरा जब मन करेगा मैं तो ऑनलाइन ही मंगाऊंगी। खाना है तो खाओ वरना मत खाओ। श्रुति, माना हम अमीर हैं पर मैं लाखों नहीं कमाता हूँ। मैं भी एक एम्प्लॉय ही हूँ। हमें भी अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचाने चाहिए। जरा कभी भाभी के घर की तरफ भी जाया करो। भाभी का छोटा सा घर है, इसलिए भाभी खुले खेत में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। सोचो उन्हें कितनी गर्मी लगती होगी। तुम्हें तो फिर भी रसोई में खाना बनाना है, फिर भी तुम ऐसा करती हो। तुम मेरे उस गरीब जेठानी का नाम मेरे सामने मत लिया करो। मुझे उसके नाम से चिढ़ है। जिसे देखो आकर मुझे गरीब जेठानी की दाज देने लगता है। और मैं क्यों देखूं उसे? मुझे जैसा मन करेगा मैं वैसे ही करूंगी।
इतना कहकर श्रुति खाना पटक कर डाइनिंग टेबल पर खाना छोड़कर चली जाती है। वहीं नीरज चुपचाप खाना खाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। गांव में गर्मी और तेज हो जाती है। तेज धूप में पसीने से तरबतर अरुण और अनन्या खेत में मिट्टी खोद रहे होते हैं। अनन्या, तुम रहने दो, अब धूप और तेज होती जा रही है। वैसे भी तुमने आधे से ज्यादा खेत का काम करवा दिया है। तो थोड़ी देर और कर लेते हैं, पूरे खेत की जुताई हो जाएगी। नहीं, अब मैं बाकी काम कल करूंगा। तब तक तुम खाना बना लो, फिर साथ में खाना खाया जाएगा। अनन्या के चेहरे से पसीना टपक रहा होता है। फिर भी अनन्या बिना आराम किए खुले खेत में अपनी मिट्टी का चूल्हा जलाती है और खाना बनाना शुरू करती है। अब तो बहुत गर्मी बढ़ गई है, अब तो घर और गर्म हो जाएगा। मुझे पिताजी और माँ जी का खास ख्याल रखना पड़ेगा, कहीं इस उम्र में उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। ये सोचते हुए अनन्या खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रामलाल और शारदा अनन्या के पास आते हैं। बहू, आज तो हमारा खाना मत बनाना। क्यों पिताजी, आज आपका खाना क्यों नहीं बनाऊंगी? बहू, हम सोच रहे हैं कि आज छोटी बहू के हाथ का खाना खाया जाए। बहुत दिन हो गए उसके घर नहीं। कहीं छोटी बहू बुरा ना मान जाए कि मम्मी जी पापा जी मेरे घर नहीं आते। ठीक है माँ जी, वैसे भी ठीक है, आप लोग कुछ दिन देवरानी जी के घर हो आइए। रामलाल और शारदा श्रुति के घर आने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रुति किचन में हेडफोन लगाई अपने लिए रसमलाई बना रही होती है। अगर ऑनलाइन मेरी फेवरेट रसमलाई नहीं मिलेगी तो क्या मैं रसमलाई नहीं बना सकती हूँ? आज तो मैं अपनी पसंद की रसमलाई बनाऊंगी और मजे से खाऊंगी। इतना कहकर श्रुति रसमलाई बनाती है और रसमलाई लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है और खाना शुरू करती है। आहा, क्या रसमलाई बनाई है श्रुति तूने। सबको लगता है कि जेठानी जी अच्छा खाना बनाती हैं, क्या वो ऐसी रसमलाई बना सकती हैं? कभी नहीं। श्रुति रसमलाई खा ही रही होती है कि तभी रामलाल और शारदा वहाँ आ जाते हैं और श्रुति को रसमलाई खाते हुए देखने लगते हैं। छोटी बहू, क्या कर रही हो? कौन 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 आया है? मम्मी जी पापा जी, आप लोग, आप यहाँ कैसे हैं? बहू, बहुत दिन हो गए थे हम तेरे घर नहीं आए थे, तो सोचा आज अपनी छोटी बहू से मिल ले और आज खाना भी यहीं खा ले। हाँ हाँ मम्मी जी पापा जी, अच्छा किया आप लोग आ गए। वहाँ जेठानी जी की झोपड़ी में तो बहुत गर्मी लगती होगी आप लोगों को, इसीलिए तो मुंह उठाकर मुझे परेशान करने चले आए हैं। अरे बहू, तुमने रसमलाई बनाई है क्या? अगर थोड़ी बची हो तो मुझे भी दे दे, मुझे रसमलाई बड़ी पसंद है। रसमलाई तो बची है, पर मैं इस बुजुर्ग को क्यों दूं? मैं रात को खाऊंगी जब ये सब सो जाएंगे। माफ कीजिएगा पापा जी, मैंने तो थोड़ी सी ही बनाई थी, मुझे नहीं पता था कि आप लोग आ जाएंगे। कोई बात नहीं बहू, तू फिर कभी रसमलाई बनाना तो मुझे चखाना जरूर। फिलहाल अभी दोपहर के खाने में क्या बना रही है? आज हम तेरे हाथ का ही खाना खाएंगे। इन दोनों बुजुर्गों को तो आज मैं अपने हाथों का स्पेशल खाना खिलाऊंगी। भूल जाएंगे दोबारा मेरे घर आकर मेरे हाथ का खाना खाना। बताइए आप लोग क्या खाएंगे, मैं वही बना दूंगी। बहू, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा कर तू रोटी की जगह चावल बना ले और कोई मसालेदार सब्जी बना ले, हम आराम से खा लेंगे। जी मम्मी जी, आप लोग बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। इतना कहकर श्रुति रसोई में आती है और गैस चूल्हे पर चावल और आलू उबलने के लिए रख देती है और फिर उबले हुए आलूओं से आलू दम बनाती है। चावल और आलू दम तो बन गए, अब अपने और नीरज के लिए चावल और आलू दम अलग कर लेती हूँ। फिर चावल भी जला दूंगी और आलू दम में भी मिर्ची भी ज्यादा डाल दूंगी। फिर ये दोनों बुड्ढे जले हुए चावल और तीखी सब्जी खाएंगे, तब मजा आएगा। इतना कहकर श्रुति अपने और नीरज के लिए चावल और सब्जी अलग कर लेती है और बचे हुए चावलों को चूल्हे पर जलने देती है। वहीं आलू दम में मिर्च पाउडर मिलाकर सब्जी तीखी कर देती है। फिर श्रुति जले हुए चावल और तीखी सब्जी डाइनिंग टेबल पर रामलाल और शारदा को परोसती है और खुद भी खाने बैठ जाती है। ये क्या बहू, चावल तो जले हुए। माफ कीजिएगा मम्मी जी, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए मेरा ध्यान थोड़ा हट गया और चावल जल गए। अरे कोई बात नहीं बहू, ज्यादा नहीं जले हैं, इन्हें खाया जा सकता है। इतना कहकर रामलाल और शारदा चावल में सब्जी मिलाकर पहला निवाला खाते हैं। पहला निवाला खाते ही दोनों के चेहरे पसीने से भर जाए और दोनों को हिचकियां आने लगती हैं। अरे बहू, इतनी तीखी सब्जी क्यों बनाई है? बहू, ऐसा लगता है तूने 2-3 बार मिर्च डाल दी है। पानी दे जल्दी, हमें पानी दे। रामलाल और शारदा ढेर सारा पानी पीते हैं। थोड़ी देर में दोनों को राहत मिलती है। माफ कीजिएगा मम्मी जी, गलती हो गई। मम्मी जी पापा जी, आपको ये तीखा लग रहा है, मैं भी तो खा रही हूँ। मैं और नीरज तो इतने ही तीखी सब्जी खाते हैं। बहू, शायद हमें इतना तीखा खाने की आदत नहीं है ना, इसलिए हमारी हालत खराब हो गई। तू थोड़ा टमाटर हमें दे दे, हम ज्यादा चावल में कम सब्जी मिलाकर किसी तरह खा लेंगे। रामलाल और शारदा किसी तरह जले हुए चावलों में थोड़ी थोड़ी सब्जी मिलाकर टमाटर के साथ खाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नीरज अपने बॉस आशुतोष को लेकर घर आता है। श्रुति, इनसे मिलो,
ये मेरे बॉस आशुतोष हैं। आज रात का डिनर ये हमारे साथ ही करेंगे और मैंने मम्मी जी पापा जी को भी बुला लिया है, वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुम फटाफट खाना बनाना शुरू करो। ये नीरज पागल हो गया क्या? अपने बॉस को बुला लाया और मुझे बताया तक नहीं। इतना कहकर श्रुति किचन में आती है और मुंह बनाकर खाना बनाना शुरू करती है। वहीं रामलाल, शारदा, आशुतोष और नीरज डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। बॉस, श्रुति बहुत अच्छा खाना बनाती है, आज आप उसके हाथों का खाना टेस्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नीरज, इसीलिए तो मैं शहर से इतनी दूर गांव आया हूँ, ताकि कुछ देसी स्वाद चख पाऊं। थोड़ी देर में श्रुति खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। पहला निवाला खाते ही सबका मुंह बन जाता है। श्रुति, क्या बनाया है तुमने? मैंने तो ठीक ही खाना बनाया है, अब जिसे अच्छा नहीं लग रहा वो उसकी गलती है। माफ करना नीरज, मैं ये खाना नहीं खा सकता। गलती हो गई मुझसे कि मैं अपनी बेइज्जती करवाने तुम्हारे घर चला आया। इतना कहकर आशुतोष गुस्से में वापस चला जाता है। श्रुति, पागल हो गई हो क्या? मुझे अच्छे से बताया, तुमने जानबूझकर खाना खराब किया है। हाँ, मैंने जानबूझकर खाना खराब बनाया। तुम बिना पूछे अपने बॉस को लेकर आए क्यों? मैं क्या कोई बावर्ची हूँ तुम्हारे बॉस का खाना बनाने के लिए? श्रुति, ये मेरे प्रमोशन का सवाल था। अगर बॉस हमारे खाने से खुश हो जाते तो मेरा प्रमोशन हो जाता। वैसे भी मेरी सैलरी जितनी है उतने में तुम्हारा खर्च उठाना बहुत मुश्किल है। ज्यादा मत बोलो, इतनी तेज गर्मी में मुझसे खाना नहीं बनेगा। अब तो मैं बाहर से ही खाना मंगवाऊंगी। कितनी गर्मी लगती है तुम्हें श्रुति? भाभी को देखो, भाभी तो खुले खेत में खाना बना लेती हैं। वही तो, वो खुले में खाना बनाती है, वहाँ हवा लगती है। उनसे कहो जरा चार दीवारी में खाना बनाए। अगर तुम चाहते हो कि मैं खाना बनाऊं तो मेरे लिए तुम्हें छत पर रसोई बनवानी पड़ेगी। मुझे धूप और गर्मी ना लगे इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। तुम पागल हो गई हो क्या श्रुति? छत पर रसोई बनाने का मतलब है पूरे छत को मोटे कांच से घिरवाना पड़ेगा और गर्मी न लगे इसके लिए छत पर एसी लगवाना पड़ेगा, और वो एक नहीं, कम से कम 2 एसी। तो लगवाओ तुम। अगर तुम्हें मेरे हाथों का अच्छा खाना खाना है तो अब तुम्हें छत पर मेरी एसी वाली रसोई बनवानी ही पड़ेगी, तभी तो मैं घर में खाना बनाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं छत पर एसी वाली रसोई बनवाऊंगा। इसके बाद तुम बाहर से खाना नहीं मंगवाओगे। अगले दिन नीरज गांव के बड़े जमींदार से पैसे उधार लेता है और शहर से इंजीनियर की टीम बुलवाकर अपने छत को चारों तरफ मोटे कांच से घिरवाता है। धूप से बचने के लिए ऊपर से शटरिंग करवाता है और 2 सेंट्रलाइज्ड एसी भी लगवाता है। ये देखो श्रुति, मैंने छत पर तुम्हारी एसी वाली रसोई तैयार करवा दी है। अभी तैयार नहीं हुई है, मेरे अकाउंट में पैसे भेजो, मैं अपनी रसोई का इंटीरियर करवाऊंगी। मेरी रसोई मेरी पसंद की डिजाइन की होनी चाहिए। इसके बाद श्रुति अपनी रसोई में और रुपए खर्च करती है और स्टाइलिश डाइनिंग टेबल, कूलर, इंडक्शन और गैस चूल्हा और एक पूरी आलीशान रसोई बनवाती है। आज तो मेरी छत पर एसी वाली रसोई का जन्मदिन है और इसके सेलिब्रेशन के लिए मैं स्पेशल केक बनाऊंगी और साथ में पूड़ी और सब्जी भी। श्रुति बड़ी प्यार से अपनी छत पर बनी एसी वाली रसोई में केक, पूड़ी और सब्जी बनाती है। शाम होती श्रुति और नीरज स्टाइलिश डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वाह श्रुति, आज बहुत दिनों बाद तुमने बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है, हमें बहुत पसंद आया। मैंने तो कहा ही था अगर तुम छत पर एसी वाली रसोई बना दोगे तो मैं खाना बनाऊंगी। अब तो रोज अच्छा ही खाना मिलेगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। श्रुति रोज अपनी पसंद के तरह तरह के पकवान बनाती है और अपनी छत पर बनी एसी वाली रसोई में खाती है। ऐसे ही एक दिन शहर से नीरज अपने ऑफिस की पार्किंग में चिलचिलाती धूप में खड़ा होता है। अब तो गर्मी और तेज हो गई है। ऐसा करता हूँ, मम्मी और पापा को भैया भाभी के घर से अपने घर बुला लेता हूँ। भैया भाभी तो अपना खेत छोड़कर आएंगे नहीं और भाभी को तो नहीं बुला सकता वरना श्रुति गुस्सा करेगी। इतना कहकर नीरज खेत की छावनी में बैठे रामलाल और शारदा को फोन करता है। हाँ नीरज बेटा बोल। पापा जी, मम्मी जी, गर्मी बहुत बढ़ गई है, आप लोग गर्मियों तक हमारे साथ ही रहिए ना। अब तो मैंने छत पर एसी वाली रसोई भी बनवा दी है तो श्रुति भी खाना सही से बना रही है। पर बेटा, हम तो अभी तेरी भाभी के साथ हैं। वही तो मम्मी, अगर आप लोग भाभी के साथ रहेंगे तो इतनी गर्मी में उन्हें आप लोगों के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा, उन्हें और परेशानी होगी। भैया भाभी तो अपना खेत छोड़कर मेरे घर आएंगे नहीं और श्रुति भाभी को पसंद भी नहीं करती है, इसलिए आप लोग ही आ जाइए। भाभी को थोड़ी शांति मिल जाएगी, भाभी की इनडायरेक्टली मदद हो जाएगी। तू सही कह रहा बेटा, गर्मी तक हम तेरे घर ही रुक जाते हैं। इतना कहकर रामलाल और शारदा अपने कपड़े लेकर नीरज के घर चले जाते हैं। वहीं शाम को नीरज भी अपने ऑफिस से घर लौट आता है। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग अपने कपड़े लेकर क्यों आए हैं? श्रुति, भैया भाभी तो मुझसे कोई मदद नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने मम्मी और पापा को यहाँ बुला लिया है। भाभी को अब गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी। उस गरीब को राहत मिलेगी और मैं यहाँ इन बूढ़ों के लिए कपड़े धोऊंगी, खाना बनाऊंगी? हरगिज नहीं। रात श्रुति सभी को अच्छा खाना खिलाती है। ऐसी रात बीतती है और अगले दिन दोपहर में रामलाल और शारदा श्रुति की छत पर बनी एसी वाली रसोई में आते हैं। बहू, कल रात तक तूने बड़ा अच्छा खाना बनाया था, आज दोपहर में क्या बना रही है? मम्मी जी, गैस सिलेंडर तो खत्म हो गया है, अब शाम को जब नीरज आएंगे तभी नया गैस सिलेंडर आएगा, खाना तो तभी बन पाएगा। तो बहू, दोपहर के खाने का क्या होगा?
पापा जी कल रात की रोटी बची है, आप लोग उसे अचार के साथ खा लीजिए। ठीक है बहू, आ जा, साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे भूख नहीं लगी, सारी रोटी आप दोनों खा लीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाया है, प्लीज मना मत कीजिएगा, आप लोग भूखे मत रहिए। श्रुति की बात सुनकर रामलाल और शारदा बहुत खुश होते हैं और छत की एसी वाली रसोई में बैठकर सूखी रोटी अचार के साथ खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रुति अपने कमरे में ऑनलाइन खाना मंगवाती है और मजे से खाना खाने लगती है। बड़े आए थे मेरे हाथों का खाना खाने, जब तक यहाँ रहेंगे इन्हें ऐसे ही रूखा सूखा खिलाऊंगी और खुद अच्छा खाना खाऊंगी। इतना कहकर श्रुति मजे से खाना लगाती है। वहीं दूसरी तरफ शाम के वक्त अनन्या खुले खेत में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी तेज हवा चलती है और चूल्हे की आग तेज हो जाती है। अच्छा हुआ नीरज ने माँ और पापा को बुला लिया, मेरी गरीबी में मैं उन्हें क्यों परेशान करूं, जब दो बेटे हैं तो दोनों का सुख मिलना चाहिए। तभी जोरदार हवा चलती है और चूल्हे की आंच तेज हो जाती है, जिससे चूल्हा पर रखा पतीला उबलने लगता है। अनन्या तुरंत अपने हाथों से गर्म पतीला चूल्हे से उतार देती है, जिससे अनन्या का हाथ जल जाता है। अनन्या तुम पागल हो गई हो क्या, तुमने गर्म पतीला हाथ से क्यों उतारा? आज हवा तेज हो गई थी ना, अगर पतीला नहीं उतारती तो सारे चावल उबलकर नीचे गिर जाते। गिर जाते तो गिर जाते, तुमने अपना हाथ क्यों जला लिया? इतनी मेहनत से दिन रात खेत में मेहनत करके आप पैसे कमाते हैं, उन पैसों को मैं ऐसे बर्बाद थोड़ी होने दे सकती हूँ। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक सुबह श्रुति अपने कमरे में सो रही होती है और नीरज ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। श्रुति उठो, मुझे ऑफिस जाना है, एक कप कॉफी बना दो। परेशान मत करो मुझे, मैं नहीं बना रही, तुम्हें भी कॉफी बनाना आता है, जाकर किचन में अपनी कॉफी बना लो और एक कप मेरे लिए भी बना देना। हे भगवान, छत पर एसी वाली रसोई बना दी, फिर भी मुझे कॉफी बनानी पड़ेगी। नीरज छत पर बनी एसी वाली रसोई में आता है, जहाँ एसी चालू होता है और सभी कांचों पर बर्फ जमी होती है। हे भगवान, ये श्रुति पागल हो गई है क्या, रात भर इसने दोनों एसी चालू छोड़ दिए। इतना कहकर नीरज एसी का स्विच बंद करता है। ओ माय गॉड, ये एसी का स्विच इतना गर्म है, एसी कितना गर्म हो गया होगा। अभी मुझे श्रुति को समझाना पड़ेगा कि एसी ऐसे चालू न छोड़े। नीरज तुरंत कमरे में आता है, जहाँ श्रुति बेड पर बैठी फोन चला रही होती। श्रुति, तुमने कल रात रसोई की एसी चालू छोड़ दी थी, तुम्हें पता भी है एसी कितना गर्म हो गया था, थोड़ी देर में धूप निकलती और एसी जल जाता। तो क्या एसी बंद करना मेरी जिम्मेदारी है? तुम भी तो एसी बंद कर सकते थे, तुम्हें तो बस मुझे डांटने का बहाना चाहिए। श्रुति, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इतने पैसे लगाकर तुम्हारे लिए मैंने छत पर एसी वाली रसोई बनाई, उसकी कदर करो, उन पैसों की कदर करो। तुम मुझे ज्ञान मत दो, मुझे जैसे मन करेगा मैं वैसे ही रहूंगी। तुम चाहते तो चुपचाप एसी बंद भी कर सकते थे, पर तुम्हें तो मुझे डांटना है। इतना कहकर श्रुति मुंह बनाकर बाथरूम में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनन्या और अरुण अपने कंधों पर डंडों में बाल्टियां टांगे नहर से पानी लाकर अपने खेत को सींच रहे होते हैं। अनन्या, तुम खेतों के काम में मेरी कितनी मदद करती हो। अगर मैं अकेले खेत सींचता तो कम से कम एक हफ्ता लग जाता और इतनी तेज धूप में खेत सींच भी नहीं पाता, पर तुम्हारे साथ की वजह से सिर्फ 2 दिन में हमने खेत सींच लिया। अब जब हमने खेत सींच ही लिया है तो लगे हाथ बीज भी बो देते हैं, 10 दिनों में हमारी सब्जियां भी आ जाएं। खेत सींचने के बाद अनन्या और अरुण खेत में अलग अलग तरह की सब्जियां लगाते हैं और नहर से बाल्टियों में पानी लाकर पूरे खेत को गीला कर देते हैं। अब हमारा खेत इतना गीला है कि धूप की वजह से ऊपर का पानी सूखने के बाद भी मिट्टी में नमी रहेगी और कल धूप होते ही दोबारा मैं खेतों में नहर से पानी लाकर डालूंगी। अब चलकर आप लोगों के लिए खाना बना लेती हूँ। इतना कहकर अनन्या का पूरा शरीर पसीने से भीगा होता है और साड़ी भी शरीर से चिपकी होती है। इसके बावजूद अनन्या खुले खेत में खाना बनाती है और बड़े प्यार से अरुण के साथ बैठकर खाना खाती है। वहीं दूसरी तरफ श्रुति के घर में, बड़ी बहू, भूख लगी है, हमारा खाना परोस दे। पापा जी, मैं तो खाना खाकर छत से उतर गई हूँ, अब दोबारा छत पर नहीं जाऊंगी। आप लोगों का खाना मैंने छत पर रख दिया, आप लोग जाकर खा लीजिए। अच्छा ठीक है बहू, हम छत पर जाकर खाना खा लेते हैं। रामलाल और शारदा छत पर आते हैं, जहाँ खाने के बर्तनों में चूहे और कॉकरोच घूम रहे होते हैं। ए भगवान, खाने में चूहे और कॉकरोच कहाँ से आ गए? ये सब बहू की गलती है। बहू ने खाना ढक कर रखा होता तो ये चूहे और कॉकरोच खाने में नहीं आते। अब हम क्या खाएंगे? ये खाना तो अब हम नहीं खा सकते और बड़ी बहू ने अब तक खाना बना लिया होगा। अगर हम अभी उसके पास गए तो उसे दोबारा गर्मी में खाना बनाना पड़ेगा। रहने दो शारदा, एक वक्त खाना न खाने से क्या ही हो जाएगा। अब सीधा रात में ही खाना खाएंगे, वैसे भी बहू रात में ही ताजा खाना बनाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। श्रुति किसी न किसी बहाने से रामलाल और शारदा को या तो खाना नहीं देती या फिर खराब खाना देती है। धीरे धीरे रामलाल और शारदा कमजोर होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनन्या और अरुण की मेहनत से उनके खेतों में सब्जियां लहराने लगती हैं। ऐसी एक रात अनन्या अरुण के साथ अपने कमरे में जमीन पर सो रही होती है। तभी अनन्या को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अरे ये तो गाय भैंसों की आवाज है, कहीं हमारे खेत में गाय भैंस तो नहीं घुस गई, वो सारी सब्जियां खराब कर देंगी।
अनन्या इतना कहकर आधी रात को उठकर अपने खेत में आती है, जहाँ कई सारी जंगली गाय भैंसे खेत में घूम रही होती हैं। हर हर अरे गौ माता, सब्जियां मत खराब करो। गौ माता, एक बार खेत से सब्जियां निकाल लूं, फिर तुम्हें जरूर खिलाऊंगी। अभी जाओ खेत से, सब्जियां मत खराब करो गौ माता। अनन्या की प्यार भरी बोली गाय भैंसों में भी समझ जाती है और बिना सब्जियां खराब किए खेत से चली जाती हैं। अगले दिन अनन्या अपने खेतों की सब्जियों को बचाने के लिए खेत में भूत का पुतला खड़ा करती है। अनन्या, मुझसे ज्यादा तो खेत का ख्याल तुम रख रही हो। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी कल रात आवाज सुनते ही तुम्हारी आंख खुल गई। मेरी आंख तो तब खुली जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। बस अब 2 दिन और, फिर हमारी सारी सब्जियां बाजार में बेचने लायक हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ श्रुति नीरज के छोटे छोटे काम भी नहीं करती है। ऐसी ही एक रात नीरज ढेर सारी फाइलें और लैपटॉप लेकर बैठा होता है। ओह गॉड, श्रुति ने जब से बॉस को नाराज किया है, बॉस हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई बहाना मिल जाए मुझे डांटने के लिए। आज मुझे इतना काम दे दिया है कि कल सुबह तक मैं पूरा कर ही नहीं पाऊंगा, और ये फाइलें भी मुझे सजानी है। ऐसा करता हूँ, फाइलें सजाने में श्रुति की मदद ले लेता हूँ, थोड़ी तो हेल्प हो जाएगी। तभी श्रुति कमरे में आती। श्रुति, तुम आ गई, जरा इन फाइलों के पन्नों को सीरियल वाइज सजा दो, मुझे बहुत काम है। मैं क्यों सजा दूं तुम्हारी फाइलों को? तुम्हारा काम है, तुम सजाओ। श्रुति, माना मेरा काम है, पर मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है, थोड़ी मदद कर दो मेरी। तुम क्या रसोई में मेरी मदद करने आते हो? नहीं ना, तो मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? तुम्हारा काम है, तुम करो, मुझे अपने स्किन केयर करना है। इतना कहकर श्रुति अपना स्किन केयर करती और सो जाती है। वहीं सुबह तक बिना सोए नीरज काम करता रहता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनन्या अरुण के साथ अपने खेतों की सब्जियां तोड़ती है और टोकरियों में रखकर सब्जी मंडी में आकर अपनी सब्जियां बेच रही होती है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो। अरे वाह, आपकी सब्जियां तो बड़ी ताजी है, जरा मुझे भी अपनी सब्जियां दे दीजिए। अनन्या और अरुण साथ मिलकर सब्जियां बेचते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी छत वाली रसोई में श्रुति रामलाल और शारदा को खाना परोसती है, जिसमें जानबूझकर श्रुति ने बहुत ज्यादा नमक और मिर्च डाला होता है। खाओ खाओ, मैंने इसमें इतने नमक मिर्च डाले हैं कि इनकी हालत खराब हो जाएगी। बहू तो खाना बनाना जानती है, फिर भी कभी कभी तो गड़बड़ कर देती है। आज भी तूने नमक मिर्च सही से नहीं डाला है। कभी कभी तू अपनी जेठानी के पास जाया कर, जब तेरी जेठानी खाना बनाया करे ना, तो तू उनके पास रहा कर। अगर आप लोगों को उस गरीब छाप औरत का खाना ही अच्छा लगता है तो वहीं रहिए ना। क्यों मुंह उठाकर मेरी छाती पर मूंग दलने चले आए हैं? वापस चले जाओ अपनी गरीब बहू के पास। बहू, आज समझ आया, पहले ही हमें बता दिया होता। हम हमेशा सोचते थे कि सुबह और दोपहर के वक्त तुझसे खाना सही नहीं बनता और रात में नीरज के सामने खाना सही बन जाता है। अब समझ में आया ऐसा क्यों होता था। चलो शारदा, आज से हमारी एक ही बहू है। रामलाल और शारदा श्रुति का घर छोड़कर हमेशा के लिए अनन्या के घर आ जाते हैं। वहीं शाम के वक्त नीरज घर आता है। श्रुति, मम्मी पापा कहाँ गए? उनको अपनी गरीब बहू की याद आ रही थी तो उनके घर चले गए। उनका जाने का मन था, इसलिए मैंने भी उन्हें नहीं रोका। अच्छा ठीक है, जब उनका मन है तो क्या कर सकते हैं हम। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन श्रुति शहर से शॉपिंग करके अनन्या के खेतों से होते हुए घर जा रही होती है, जहाँ अनन्या गोबर के उपले बना रही होती है। पास में रामलाल, शारदा और अरुण बैठे होते हैं। पता नहीं कैसे कुछ लोगों को गोबर और मिट्टी में सने हाथों का खाना पसंद आता है। न जाने कोई गोबर में कैसे हाथ डाल सकता है। छी। श्रुति अपनी जेठानी अनन्या को ताने मारकर अपने घर लौट आती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अब श्रुति अपने खर्चे और बढ़ा लेती है। श्रुति ऑनलाइन शॉपिंग करके शहर से अपने लिए कपड़े और खाने मंगाती है। ऐसे एक दिन श्रुति शहर से एक पार्लर वाली को अपने घर बुलाती है और अपना फेशियल करवाती है। मैम, आपको मेरा काम कैसा लगा? बहुत अच्छा। कितने पैसे हुए आपके? मैम, आपने प्रीमियम सर्विस ली है और फिर आपने मुझे शहर से गांव बुलाया है, तो आप टोटल मुझे 30,000 देंगी। ठीक है, ऐसे ही हर महीने आकर मेरा फेशियल कर जाना। इसी तरह श्रुति नीरज की मेहनत से कमाई पैसों को बर्बाद करने लगती है। साथ ही छत पर बनी एसी वाली रसोई का भी कभी ध्यान नहीं रखती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नीरज अपने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकालकर घर लेकर आता है। श्रुति, मैंने जमींदार से जो पैसे उधार लिए थे उन पैसों का देने का समय आ गया। मैंने बैंक से सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये रहे वो पैसे, इन्हें अच्छे से रख दो, जब जमींदार आएगा तो उसे दे देना। श्रुति पैसे लेकर अपनी अलमारी में रख देती है और अगले दिन दोपहर में श्रुति एसी वाली रसोई में अपने लिए खाना बनाती है और एसी और गैस खुला छोड़कर अपने कमरे में आकर खाना खाने लगती है। वाह, क्या खाना बनाती हूँ मैं। अपना टेस्टी खाना मैं अपने लिए ही बनाऊंगी। श्रुति खाना खाने लगती है। वहीं पूरे छत में एलपीजी गैस भर जाती है। तभी तेज गर्मी की वजह से एसी जल जाता है और एसी की स्पार्किंग से तेज धमाका होता है। पूरा घर में आग लग जाती है और श्रुति आग में फंस जाती है। अरे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मेरे घर में आग लग गई। पूरा गांव श्रुति के घर के बाहर इकट्ठा होता है। वहीं श्रुति की जेठानी का परिवार भी श्रुति घर के पास आ जाता है। देवरानी जी घर में फंसी हुई है, मुझे उन्हें बचाना होगा।
बिना कुछ सोचे अनन्या जलते हुए घर में घुस जाती है और कमरे में बेहोश श्रुति को अपने कंधे पर उठाकर घर से बाहर लेकर आती है। देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो जाता है। तभी नीरज घर पहुंचता है। श्रुति, ये सब कैसे हुआ? घर में आग कैसे लगी? मुझे क्या पता। श्रुति, मुझे अच्छे से पता है ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। तुमने गैस और एसी चालू छोड़ दिया होगा और धूप की वजह से एसी जल गया होगा और एलपीजी गैस के धमाके से घर में आग लग गई। देवर जी, जो बीत गई वो बात गई। अभी आप लोग हमारे खेत के घर में चलिए, बैठकर कुछ सोचते हैं। मैं नहीं जाऊंगी उस छोटे से घर में। नीरज, हम लोग शहर जाएंगे, कुछ दिन होटल में रहेंगे, तब तक तुम कोई दूसरा घर ढूंढ लेना, फिर हम शहर में ही रहेंगे। भूल जाओ, तुम्हारी हरकत की वजह से बॉस मुझसे चिढ़े हुए थे। उस दिन तुमने मेरी हेल्प नहीं की और मैं काम पूरा नहीं कर पाया तो उन्हें बहाना मिल गया। उन्होंने मुझे आज ही ऑफिस से निकाल दिया और बैंक में पैसे भी नहीं है। सारे पैसे तो घर में रखे थे, वो जल गए होंगे। मजबूरी में श्रुति अनन्या के खेतों में बने छोटे से घर में आती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन अनन्या श्रुति को अपने साधारण सूती साड़ी देती है। देवरानी जी, आपके कपड़े बहुत खराब हो गए हैं, आप कपड़े बदल लीजिए। मैं सूती साड़ी नहीं पहनती हूँ, मैं डिजाइनर साड़ी पहनती हूँ। अरुण, हमने सब्जियां बेचकर जो पैसे इकट्ठा किए थे, उन पैसों से देवरानी जी के लिए डिजाइनर साड़ियां लेकर आइए। देखा श्रुति, जिन्हें तुम गरीब गरीब कहती थी वो दिल की कितनी अमीर है। तुम्हें छत भी दी, तुम्हारे लिए अपने पैसे से कपड़े भी मंगा रही हैं। ये सब तुम्हारी मजबूरी की वजह से हो रहा है, इसमें मेरी गलती नहीं है। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। ऐसी शाम होती है और हरिशंकर अपने आदमियों के साथ नीरज के पास आता है। अरे भाई, आज सुबह पैसे देने की बात थी ना, मेरे पैसे दे। जमींदार जी, आप तो जानते ही हैं मेरा घर जल गया है, घर में ही पैसे थे। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। अरे भाई, कोई समय नहीं मिलेगा। या तो तू मुझे पैसे दे या तेरे जले हुए घर की जमीन मेरे नाम कर। जमींदार जी, उस जमीन की कीमत आपके लिए हुए पैसों से कई गुना ज्यादा है। अरे तो अभी मेरे पैसे वापस कर, वरना तेरे जबड़े तोड़ दूंगा। जरा हाथ लगाकर दिखा मेरे देवर को, मैं तेरे जबड़े तोड़ दूंगी। इतना कहकर अनन्या अपने गहनों की पोटली लाकर हरिशंकर के हाथ में रखती है। इन पोटलियों में सोने के गहने, इन्हें बेचकर जितने पैसे मिले रख लेना और फिर कभी मेरे देवर जी की तरफ आंख उठाकर मत देखना, वरना तेरी आंखें नोच लूंगी। हाँ ठीक है, गुस्सा क्यों दिखाती है मुझे? अनन्या के गुस्से से हरिशंकर के पांव कांप जाते हैं और वो चुपचाप गहने लेकर चला जाता है। वहीं ये सब देखकर श्रुति, जेठानी जी कितनी अच्छी हैं। जहाँ मैंने नीरज को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और कभी जेठानी जी का सम्मान नहीं किया, फिर भी हमारी कितनी मदद कर रही हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। श्रुति रोज अनन्या को खेतों में अरुण की मदद करते और चिलचिलाती धूप में खुले खेत में चूल्हे में खाना बनाते हुए देखती है। ऐसे एक हफ्ता बीतता है और अनन्या और अरुण अपने खेतों की सारी सब्जियां बड़े मार्केट में बेचकर पैसे लाकर नीरज के हाथ में देते हैं। नीरज, ये ले पैसे, तेरी भाभी ने कहा है कि देवर जी को देना और कहना कि देवरानी जी के लिए दोबारा एक अच्छा सा घर बना ले। नहीं नहीं नीरज, तुम जेठानी जी के पैसे वापस कर दो। जेठानी जी, मुझे पैसे नहीं, आपका साथ चाहिए। मैंने आज तक अमीरी के नशे में छोटी होने के बावजूद कभी आपका सम्मान नहीं किया और ना ही नीरज के पैसों का सम्मान किया। पर इतने दिन आपके साथ रहकर मुझे समझ आया कि पति का साथ कैसे देते हैं और एक आदर्श पत्नी होना किसे कहते हैं। अब मैं भी इसी घर में रहूंगी जैसे आप लोग रहते हैं। देर आए पर दुरुस्त आए, अब लग रहा है कि हमारे सामने हमारी छोटी बहू खड़ी है। श्रुति अमीरी और गरीबी का भेदभाव भूलकर अपने परिवार के साथ अपने खेत वाले घर में ही रहती है। ऐसी कुछ दिनों बाद खेतों में ही अरुण और नीरज एक बड़ा घर बनाते हैं और पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहते हैं।